जय हिंद मेरे शहर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज हम लोग अपने उस सीरीज के बारे में जो सीरीज हम लोग ले रहे थे, और वो सीरीज क्या था? भोकाल सीरीज। किस पे बात कर रहे थे हम लोग? भोकाल सीरीज पे बात कर रहे थे। तो आज हम लोग उसी भोकाल सीरीज के साथ तांडव करने के लिए, क्या करने के लिए? तांडव करने के लिए आ गए हैं। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला जो हमारा भोकाल सीरीज था, जो भी हम लोग हिस्ट्री का लीला कर रहे थे, उस लीला पे हम लोगों ने बस केवल और केवल असहयोग आंदोलन को खत्म किया था। यानी कि 1922 में, मैं कब का बात कर रहा हूं? 1922 में। अगर आप मैं पूरा डेट बात करूं तो फरवरी, कब का बात था? फरवरी 1922 में जो चोरी चोरा कांड था, जो चोरी चोरा कांड था, उसके बाद क्या हुआ? असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। हम लोगों ने वहां तक बात किया था। आज हम लोग चोरा चोरी घटना से आगे जाएंगे। कहां जाएंगे? आगे जाएंगे, और आगे की सारी घटनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत मजेदार लगेगा। तो लगेगा, उससे पहले तभी मजेदार लगेगा जब आप चैनल को क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि इस चैनल में आपको अपडेट तो मिलती ही मिलती है, साथ में आपको उन सारे चीजों पे बात किया जाता है, वह काम किया जाता है जिसपे आपका एग्जाम में क्या हो सकेगा कि आप खोपड़ी पे छेद करके आओगे। किसके? एग्जाम के खोपड़ी में क्या करके आओगे? छेद करके आओगे। तो वीडियो को शुरू करते हुए आज का हमारा मोटिवेशनल कोड कि अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, कि अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, कि दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, कि लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, और बोल दे उस किस्मत को कि दम है तो मिटा के दिखा। क्या है? दम है तो मिटा के दिखा। आज हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहला चीज कि अगर हम लोग अपने पिछले क्लास पे जाए, तो पिछला क्लास पे हम लोगों ने देखा था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ना, पीछे चीजों को जानना बड़ी अच्छी चीजें होती हैं। उन चीजों को जानोगे तो मजा जो है आ जाएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा भोकाल सीरीज का पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप क्या करें? देख ले। तो केवल हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन के बारे में, तो आपको पता होगा कि जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत के बारे में गांधी जी सोचते हैं कि हमें क्या करना है? असहयोग आंदोलन करना है, तो उसके बारे में उन्होंने हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक था उसमें उन्होंने उल्लेख किया था, उसका गुणगान किया था 1906 में। 1900 किया था, गुणगान जो है किया था। अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा आगे। तो आपको पता होगा कि गांधी जी ने दिसंबर में, कब का बात कर रहा हूं? दिसंबर 1920 में। कब का बात है? दिसंबर 1920 में एक अधिवेशन हुआ था, और वो अधिवेशन क्या था? नागपुर का अधिवेशन। क्या था? नागपुर का अधिवेशन। और इस नागपुर के अधिवेशन में अपने जितने भी साथी हैं, यानी कि कांग्रेस के जितने भी मंत्री सदस्य हैं, उन सब के समक्ष ये बात रखा था कि हमको क्या करना है? असहयोग करना है। और इसकी स्वीकृति जो है मिल गई थी। उसके बाद गांधी जी ने बोला कि चलो दिसंबर का महीना पार होने दो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन शुरू करेंगे। और ये जो आंदोलन था वो क्या हुआ? शुरू हुआ। और ये आंदोलन 1920 में, कब का बात है? 1920 में 1921 में, कब की बात कर रहा हूं? 1921 में शुरू हुआ। तो 1921 में ये जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो इसका तो प्रकोप बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला था। हम लोगों ने उसके बारे में बात किया था। और एक घटना था चोरी चोरा घटना, जो कि हुआ था फरवरी 1922 में। कब 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 हुआ था? फरवरी 1922 में। कब? फरवरी 1922 में एक घटना हुआ जिसको हम लोग चोरा चोरी कांड घटना बोलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। क्या क्या? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो हम लोग बात करेंगे उन सारे चीजों के बारे में कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का गांधी जी का क्या क्या कारण था। समझिएगा मैं ऐसा क्यों बोलना चाहता हूं। ऐसे आपको पता होगा कि केवल और केवल, सुनिएगा मैं क्या बोलता हूं, कि केवल और केवल आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि असहयोग आंदोलन बस चोरा चोरी घटना के कारण जो है वापस ले लिया गया। लेकिन जब एक पिक्चर बनती है तो पिक्चर में बहुत सारे लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पर्दे पे काम करते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो पर्दा के सामने जो काम हुआ वो काम था चोरा चोरी घटना। कौन सा था? चोरा चोरी घटना 1922। लेकिन पर्दे के पीछे जो सारे काम हुए हम लोग उस पर बात करते हैं कि पर्दे के पीछे ऐसे क्या क्या घटनाएं थी जो हुआ। तो पहला अगर बात करेंगे कि जो 1922 का जो घटना हुआ, यानी कि मैं बोलूंगा कि चोरी चोरा जो कांड हुआ, कौन सा? चोरी चोरा जो कांड हुआ, चोरी चोरा जो कांड हुआ, ये कौन सा जगह पे था? आपको पता है? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर का जो इलाका है। कहां का? उत्तर प्रदेश का इलाका है। और पता होगा आपको कौन सा है? गोरखपुर। कहां पे है?
पूर्व का बात है। कहां का बात है? गोरखपुर का बात है। यहाँ पे यह घटना हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो भी आंदोलन करता है उनका और पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई हो गया और क्या क्या कि जेल में जो है आग लगा दिया, जो वहां का पुलिस स्टेशन था आग लगा दिया, तो कुछ लोग जो है मारे गए थे, माने पुलिस कर्मी कुछ लोग मर गए थे। तो ये जो पूरा का पूरा स्वरूप था एक तरह का हिंसक जो है रूप ले लिया था। तो पहला तो काम ये था। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता होगा कि 1919 में, मैं कब का बात करूंगा? 1919 में। रॉलेट एक्ट का मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूंगा गवर्नमेंट ऑफ, सुनिएगा मैं किसका बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसका बात कर रहा हूं? इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो भी प्रांतीय है, समझिएगा, जो भी प्रांतीय पारिषद है, प्रांतीय पारिषद है, तो प्रांतीय पारिषद का चुनाव होना था। समझिएगा कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय पारिषदों का चुनाव होना था, यानी कि आपके प्रांत के जो भी पारिषद है उनका चुनाव होना था। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी पद है उनको त्याग करें, जो भी पद है उनका त्याग करें। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो भी प्रांतीय परिषदों का गठन करना था, जो भी प्रांतीय परिषदों का क्या करना था? गठन करना था। तो इस गठन को छोड़ने के लिए लोग राजी नहीं थे। इनका मानना था कि हम लोग इस प्रांतीय परिषद का जो गठन है इसको क्या करेंगे? लेके चलेंगे। तो ऐसा क्यों था, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो जिन लोगों ने भी प्रांतीय परिषद के गठन को मंजूर बनने में बोलूंगा कि उसको लेके चलने का काम कर रहे थे कि नहीं, असहयोग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग केवल क्या करेंगे, जो भी प्रांतीय संगठन है यानी कि प्रांतीय परिषदों का जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में हम लोग भाग लेंगे, जिन लोगों ने बोला। तो एक्चुअली ये जो लोग थे ये लोग गैर ब्राह्मण थे। कैसे थे? ये लोग गैर ब्राह्मण थे। कैसे थे? गैर ब्राह्मण थे। तो इनका मानना था, इन गैर ब्राह्मणों का मानना था कि अगर हम लोग इस पारिषद में अपने आप को ले जाते हैं, इस चुनाव पारिषद में अपने आप को ले जाते हैं, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? तो इनका मानना था कि इससे बस ये फायदा होगा कि जिस तरह से सामान्य ब्राह्मणों को जो भी फायदे मिलते हैं, जिस तरह के जो भी चीजें उनको दी जाती है, वो सारे चीजें जो होंगे हमको मिलेंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि प्रांतीय परिषदों का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो गांधी जी ने क्या बोला कि आपको असहयोग करना है, और कुछ लोग जो बोल रहे हो कि नहीं हम लोग भाई असहयोग नहीं करेंगे, हम लोग समर्थन पे ही जाएंगे। तो ऐसा इनका मानना था। तो पहला तो काम जो किया पर्दे के पास, वो चोरा चोरी घटना किया उत्तर प्रदेश गोरखपुर वाला। दूसरा काम क्या किया? 1919 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, ये दो चीजें। तो एक तो हिंसक रूप और दूसरा ये सबसे बड़े दो कारण थे जिसके कारण मैं बोलूंगा कि असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया। ये तो बात था। साथ में अगर मैं बात करूं तीसरे चीज के बारे में, ये तो पहला हो गया भाई, ये दूसरा हो गया, तीसरा मैं बात करूंगा। तो जिस तरह से गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, आपको पता है हाथ जोड़ने वाला आंदोलन था। तो ये जो हाथ जोड़ने वाला आंदोलन था, कांग्रेस के कुछ नेताओं को पसंद नहीं था। उनको लगता था कि केवल हाथ जोड़कर और उनको मन्नत करके कि भाई हमें आजादी दे दो, हमें इस तरह की चीजें दे दो, तो इससे हमें आजाद नहीं हो सकते हैं। हमको एक अच्छा और एक उग्र जो है, मैं क्या बोलूंगा, एक अच्छा और एक जो उग्र जो है आंदोलन चाहिए, ऐसे बहुत सारे नेताओं को लगता था। तो इसी समय क्या हुआ कि कांग्रेस के भीतर एक पार्टी का स्थापना हुआ, जिस पार्टी को हम लोग बोलते हैं स्वराज पार्टी। क्या बोलते हैं? स्वराज पार्टी। क्या बोलते हैं हम लोग? स्वराज पार्टी। क्या बोलते हैं? स्वराज पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो इसी दौरान क्या हुआ? स्वराज पार्टी का स्थापना हुई। तो पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? तो आपको पता होगा, एक था CR दास। क्या था? CR दास। क्या नाम था? CR दास। क्या था? एक CR दास। और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। क्या था? मोतीलाल नेहरू। तो आपके इस बार क्वेश्चन में आपका जो बोर्ड का जो पैटर्न बनाया गया, जो भी मॉडल सेट जारी किया गया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इनका कहना था कि हमें कैसा आंदोलन, हमें उग्र आंदोलन चाहिए। कैसा चाहिए? उग्र आंदोलन, जिससे क्या करेंगे हम लोग जल्दी से क्या करेंगे? आजादी को छीन लेंगे। क्या करेंगे? आजादी को छीन लेंगे। ऐसा किनका मानना था? तो स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना था।
तो पहला तो कारण चोरा चोरी घटना हो गया, दूसरा कारण था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कुछ जो गैर ब्राह्मण जो थे वो लोग प्रांतीय परिषदों का चुनाव लड़ना चाहते थे, और तीसरा कारण क्या था कि स्वराज पार्टी का एक अलग सा स्थापना हो गया जो बोल रहे थे कि मुझे हिंसा ही करके हमें आजादी लेना है, ये हाथ जोड़कर और ये अहिंसावादी बनकर क्या कर सकते हैं हम लोग आजादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा मानना था। तो इन कारणों से क्या हुआ कि 1922 में फरवरी 1922 में गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस बुला लिया। क्या क्या असहयोग आंदोलन को वापस बुला लिया। तो ये तो सारी चीजें जो थी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात को समझिएगा कि इसी दौरान क्या होता है कि उस समय ब्रिटेन में, मैं कहां की बात करूंगा, ब्रिटेन में, सुनिएगा, ब्रिटेन में एक टोरी सरकार, मैं किसका बात करूंगा, टोरी सरकार करके बना था कोई टोरी सरकार, जैसे हमारे पास बीजेपी का सरकार है उस तरह वहां पे टोरी सरकार था, टोरी सरकार करके बना था। तो जब इस तरह के आंदोलन भारत में हो रहे थे और जिस तरह के काम जो है भारत में हो रहा था, तब टोरी सरकार ने क्या किया कि जॉन साइमन के नेतृत्व में, सुनिएगा, एक व्यक्ति था जॉन साइमन, कौन था, जॉन साइमन करके एक व्यक्ति था, और इसी के नेतृत्व में क्या किया, एक कमीशन को, यानी कि मैं बोलूंगा एक आयोग जो है, एक आयोग को भारत भेजने का काम किया। तो ब्रिटेन में उस समय टोरी सरकार चल रहा था और टोरी सरकार ने क्या किया कि जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन भेजने का, यानी एक आयोग भेजने का भारत में काम किया। क्या क्या काम किया। तो बात करते हैं हम लोग इस आयोग के बारे में बात करते हैं, जिस आयोग को ब्रिटेन की सरकार, कौन सी सरकार, टोरी सरकार ने भेजने का काम किया था। तो इस आयोग के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो समझिएगा कि जब ये आयोग को भारत भेजा गया तब भारत के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, और इसका विरोध जो था वो साइमन कमीशन, आपको पता होगा साइमन कमीशन, मैंने क्या बोला कि एक टोरी सरकार था, उसने एक कमीशन भेजने का काम किया जिसको हम लोग साइमन कमीशन बोलते हैं। तो साइमन कमीशन के घटना के बारे में हम लोग बात करेंगे, और साइमन कमीशन से हर साल आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। मैंने क्या बोला कि साइमन कमीशन से हर साल आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, और इस साइमन कमीशन के बारे में बात किया जाए तो बड़ा लाजवाब है, क्योंकि साइमन कमीशन से क्वेश्चन जो है हर साल बनते हैं। तो यानी कि सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक रहा। तो बात करेंगे तो मैंने क्या बोला कि ब्रिटेन से कमीशन भेजा गया, और इस कमीशन का जो नेतृत्व करता था, उस नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था, साइमन। क्या नाम था, साइमन नाम था, यानी कि जॉन साइमन। तो जॉन साइमन के नेतृत्व में 6 लोगों का, कितना, 6 लोगों का एक कमेटी भेजा गया था, और इस 6 लोगों के कमेटी में एक भी भारतीय नहीं थे। क्या थे, एक भी भारतीय नहीं थे। अब भाई भारतीय अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसका विरोध होगा। तो चलिए मैं एक बात करता हूं, यहाँ पे क्या था, एक भी भारतीय नहीं मिली देता हूं, यानी कि एक भी भारतीय नहीं था। तो हुआ क्या था कि जॉन साइमन के नेतृत्व में जो टोरी सरकार है, ब्रिटेन का जो टोरी सरकार है, इस टोरी सरकार ने एक कमीशन भारत भेजा, एक आयोग भारत भेजा। उस आयोग का क्या नाम था, साइमन कमीशन। क्या नाम था, साइमन कमीशन। क्या था, साइमन कमीशन। क्या नाम था, साइमन कमीशन। इसको बहुत जगह साइमन आयोग के भी नाम से जाना जाता है। क्या जाता है, साइमन आयोग जो है, साइमन आयोग जो है के नाम से जाना जाता है। तो साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। तो भाई आखिर भारत जो भेजा गया तो इसका कुछ ना कुछ तो काम था। तो इसका काम क्या था कि जो भी हमारा भावी संविधान बनेगा, सुनिएगा, जो भी भावी संविधान बनेगा उस संविधान का क्या करना, अध्ययन करना। उस संविधान का क्या करना, अध्ययन करना। और अध्ययन करने के बाद क्या करना कि हमें क्या करना, उसका सुझाव देना। उसका क्या करना, सुझाव देना कि किस तरह से क्या करेगा आप लोग संविधान बना सकते हैं, और उसके बारे में किस तरह से हम लोग नियम कानून जो है करेंगे। इसके बारे में किसने सोचा कि साइमन कमीशन भारत भेजा गया। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि साइमन कमीशन भारत कब भेजा गया। क्वेश्चन क्या आता है, सुनिएगा, कि साइमन कमीशन भारत जो है कब भेजा गया। तो साइमन कमीशन भारत है वो कब भेजा गया, 1928 में। कब का बात है, 1928 में साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है। कब की बात है, साइमन कमीशन को भारत जो है 1928 में भेजा जाता है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। तो कब भेजा जाता है, 1928 में। कब, 1928 में साइमन कमीशन को कहां भेजा जाता है, भारत भेजा जाता है।
तो जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस समय भारतीयों ने इनका विरोध करना शुरू किया। क्या किया? भारतीयों ने इनका विरोध करना शुरू किया। तो अब पूछता है कि विरोध का क्या कारण था? तो विरोध का कारण यह था कि इसमें जितने भी लोग थे, जो 6 लोग थे, इन 6 के 6 जो लोग थे वो भारतीय नहीं था। क्या था? वो भारतीय नहीं था। तो भाई आप मेरे को बताओ, एक आयोग आया है, जो आयोग क्या करेगा कि आपको संविधान बनाने में काम करेगा, आपको मदद देगा। पहले तो आपके संविधान को वो ध्यान से पढ़ेगा और पढ़ने के बाद सुझाव देगा कि आपने कहां गलती की। इस तरह का आपको एक आयोग भेजेगा। लेकिन फिर भी भारतीयों ने क्या किया? 1928 में इसका विरोध करना शुरू किया। तो विरोध का कारण, तो पहला कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं है। दूसरा कारण क्या था? जो मेन कारण था मैं वो आपको बताना चाहता हूं। एक चीज मेरे को बताओ, संविधान में कानून तो लिखे जाएंगे, पता है संविधान कानून की किताब है, सबसे बड़ी किताब है कानूनों का। इसमें तो कानून तो लिखा जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज का पालन करना है, किस चीज का पालन नहीं करना है। इन सारे बातों को क्या किया जाएगा? जिक्र किया जाएगा संविधान में। तो आप मान लो कि आपको पिकनिक में जाना हो, आपके क्लास जो क्लास 10 है उनको पिकनिक में जाना हो, और जिस दिन पिकनिक का मैं बोलूंगा मीटिंग होगा कि पिकनिक में किन किन चीजों को बनाया जाएगा, किस तरह का राजमा चावल बनाया जाएगा, रसगुल्ला बनाया जाएगा, है ना, कचौड़ी बनाया जाएगा, समोसा, इस तरह की जो मीटिंग होती है ना, क्या बनाया जाएगा। उसमें क्लास 10 का कोई भी बच्चा जो है नहीं गया है। उसमें केवल क्लास 9 का, क्लास 11 का और क्लास 12 का बच्चा गया है। तो आप मेरे को आप ये बताओ, उस दिन पिकनिक में जो भी चीजें बनेंगी क्या क्लास 10 के बच्चों के अनुमति से बनेगा? क्या उनके हिसाब से बनेगा? क्या आप बोलोगे सर नहीं बन सकता है, पॉसिबल है? कभी नहीं, क्योंकि आप उसमें थे ही नहीं। तो उसी तरह जो भी संविधान बनता, अगर इसमें एक भी भारतीय हो जाता तो जाहिर सी बात है कि संविधान जो बनता वो कहीं ना कहीं भारतीयों के हित के लिए होता, भारतीयों के हित के लिए होता। लेकिन एक भी सदस्य नहीं होने के कारण ये जो पूरा का पूरा व्यवधान या पूरा का पूरा जो कमीशन था भारत भेजा गया। तो भारतीयों को लगा कि ये जो भी नियम तय करेगा, जो भी कानून तय करेगा, वो कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध होगा, हमारे खिलाफ होगा और हमें क्या करेगा? फायदा नहीं देगा। तो इसी के चलते क्या किया गया? 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने इनका विरोध करना शुरू किया। क्या किया? भारतीयों ने इनका विरोध करना शुरू किया। तो आपको पता होगा कि भारत के लोग जब भी विरोध करते हैं तो नारा लगाते हैं। क्या करते हैं? नारा लगाते हैं, यानी कि जय जय बोलते हैं ना, प्रेम से बोलो माता रानी की जय, ऐसा नहीं। तो इन्होंने विरोध करना शुरू किया। और विरोध क्या था? साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या था? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। क्या था? साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या था? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन, सुनिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब लगा था? तो वो घटना कब का था? 1918 का। कब का बात है? 1918 का। और पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 1928 में। कब पहुंचा? 1928 में भारत पहुंचा। तो भारतीयों ने इनका विरोध किस तरह से किया? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। इस तरह करके क्या था? साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, इस तरह करके इन्होंने क्या किया? नारा दिया और इसका क्या किया? विरोध किया। तो आप समझिएगा यहां पे क्वेश्चन किस तरह से आता है कि साइमन कमीशन का नेतृत्व किसने किया था? जॉन साइमन ने किया था, जिसमें कुल 6 लोग थे, उसमें से एक भी जो है भारतीय नहीं था। तो साइमन कमीशन को ही साइमन आयोग या साइमन कमीशन कहा जाता है। इसका काम क्या था कि जो भी भारत का संविधान बनेगा, जो भी भावी संविधान बनेगा, उसके बारे में पहले तो अध्ययन करना और फिर भारतीयों को सुझाव देना। और ये जो पूरा का पूरा कमीशन 1928 में भारत आया, जिसके बाद भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के लिए एक नारा लगाया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। तो जब ये पूरा का पूरा भारत आया तो भारत में बहुत सारा आंदोलन जो है होना शुरू हो गया। तो एक जो आंदोलन करता थे, उनका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है इनका नाम था। तो इसी विरोध के दौरान क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। हुआ क्या था समझिएगा, इनकी मृत्यु होने का कारण का मैं बात करता हूं। तो ये क्या कर रहे थे कि उस समय का जो पंजाब था, और पंजाब का उस समय का राजधानी लाहौर हुआ करता था, जब हमारे पड़ोसी देश हमसे अलग नहीं थे।
तो जो हमारा लाहौर था वहां पे इसके लिए जो है विरोध के लिए आंदोलन चल रहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। तो लाला लाजपत राय वहां पे क्या कर रहे थे, धरना में बैठे हुए थे। तो ब्रिटेन के जितने भी सहयोगी हैं उनके साथ इनका थोड़ा सा मैं बोलूंगा अनबन हो गया, और वहां पे जो धरना चल रहा था, जो भी आंदोलन चल रहा था साइमन कमीशन के विरोध में, तो क्या वहां पे गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण वहां पे नहीं होता पुलिस लोग लाठी लेके होते, लाठी चला दिए इन पे। तो लाठी जब चलाए तो इनके सर पे लगा, और उसी समय क्या हो गए कि सर पे लाठी लगने के वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के विरुद्ध हुआ था, तो अब क्या बोलोगे, साइमन कमीशन के विरोध में। किसके विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में। तो अब आप समझिएगा कि साइमन कमीशन के विरोध में यह सारा कुछ हुआ। तो जब जॉन साइमन को साइमन कमीशन का नेतृत्व करके भारत भेजा गया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तो इसका जो विरोध था और ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। विरोध जो था क्या हुआ, वो और ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। तो इस विरोध को दबाने के लिए, इस विरोध को दबाने के लिए एक इरविन करके व्यक्ति का नाम था। क्या नाम था, इरविन। क्या नाम था, इरविन। तो इरविन को क्या क्या किया, पूरा का पूरा कार्यभार सौंपा गया। वो कार्यभार कैसा था कि ये जो आंदोलन चल रहा था, ये जो साइमन कमीशन का जो आंदोलन, विरोध का जो आंदोलन चल रहा था, इस विरोध को दबाया जाए। तो ये जो इरविन था उस समय वायसराय हुआ करता था भारत का। तो इसने क्या क्या काम किया, हम लोग थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो ये जो क्लास है, जो भी भोकाल सीरीज आपकी चल रही है, वो इंपॉर्टेंट चल रही है। और आप हमेशा मुझे एक चीज में ब्लेम करते हो कि सर बहुत लंबा क्लासेस होती हैं आपकी, एक क्लास में आप 14-15 वीडियो बना देते हो, किसी किसी में 23-24 वीडियो बन जाता है। तो ये जो ब्लेम है मैं उसको दूर कर रहा हूं। अब बहुत से बच्चे ये भी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास जो है वो बहुत लंबा जा रहा है, इतना लंबा लंबा क्लास ना ले, 1-2 घंटे का आप क्लास ले लेते हैं। तो मैं उनका बोलूंगा कि हिस्ट्री का लीला है, जिस तरह रामायण का लीला होता है, राम जी का लीला हुआ था, श्री कृष्ण जी का लीला हुआ था, इस तरह का क्या है, यह हिस्ट्री का लीला है बाबू। और मैं एक चीज जानता हूं कि जिनको पढ़ने होंगे ना, जिनको पढ़ना होता है वो क्या करते हैं कि पत्ते जला कर भी पढ़ते हैं। जिनको नहीं पढ़ना होता है ना, मैं बोल ही नहीं सकता ना, वो सबको पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मन हो, मैं बोला गया मन चंगा तो कठौती में गंगा। पढ़ने का मन हो ना बाबू तो कहीं भी पढ़ सकते हो, पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, ये आपको खुद पता है। तो समझिएगा कि इरविन को क्या किया गया, इस कमीशन को दबाने के लिए सरकार प्रेशर देना शुरू किया कि आपको क्या करना है, ये आंदोलन को दबाना है। तो समझिएगा आप उसके बाद कि क्या घटना घटता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो 1928 में जब आया पूरा का पूरा साइमन कमीशन भारत आया, उसका विरोध होना शुरू हो गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो आंदोलन जो है वो थोड़ा और उग्र हो जाता है, लोग जो है भारी मात्रा में इस आंदोलन में जुड़ना जो है शुरू कर देते हैं। तो अब इस आंदोलन को, इस विरोध को दबाने के लिए, समझिएगा, विरोध को दबाने के लिए क्या किया गया, विरोध को दबाने के लिए क्या किया गया कि एक प्रकार के जो हमारे वायसराय इरविन थे, इन्होंने क्या किया, डोमिनियन स्टेट, क्वेश्चन सुनिएगा, डोमिनियन क्या था, नियन, डोमिनियन स्टेट डोमिनियन स्टेट करके क्या किया, एक मैं बोल सकता हूं कि कानून बनाने का एक प्रस्ताव जो है पास किया। तो ये जो प्रस्ताव क्या था कि हम साइमन कमीशन को भारत भेज देंगे, हम साइमन कमीशन को वापस भेज देंगे। आप क्या करें, इरविन ने बोला कि आप क्या करें, हमारे साथ डोमिनियन कीजिए। क्या कीजिए, हमारे साथ डोमिनियन का जो प्रस्ताव होगा उसको स्वीकार करें, इस तरह से इरविन ने बोला। तो ये जो डोमिनियन था ये एक प्रकार का गोलमेज सम्मेलन था। क्या था, एक प्रकार का गोलमेज सम्मेलन था, जो कहां पे आयोजित किया जाना था, वो आयोजित किया जाना था लंदन में। कहां पे, लंदन में जो है आयोजित किया जाना था। तो इरविन ने क्या बोला कि हम भाई साइमन कमीशन को भारत भेज देंगे, आप आंदोलन को भी बंद कीजिए, आपकी जो भी मांग है उसको भी पूरा करेंगे हम लोग, लेकिन आप आइए और हमारे साथ क्या किया, डोमिनियन स्टेट कीजिए। हमारे साथ जो डोमिनियन स्टेट होगा उस स्टेट का जो भी कुछ होगा उस पर आके आप भाग लीजिए। तो इसी को गोलमेज सम्मेलन बोला जाता है। ऐसा 1929 में किसने बोल दिया, 1929 में किसने बोला, 1929 में किसने बोला, तो लॉर्ड इरविन ने बोल दिया, जो भारत के उस समय कौन थे, वायसराय थे। ऐसा किसने बोला,
ऐसा किसने बोला? तो इरविन ने बोल दिया। तो जब इस तरह का डोमिनेंट स्टेट का बात कहा गया और जिस भी तरह का चीजें चल रही थी इंडिया में, तो उससे कहीं ना कहीं जनता और उग्र हो गया। तो डोमिनेंट स्टेट जब बोला गया तो इस स्टेट में दो तीन चीजें ऐसे थी जो खराब थी। पहला क्या था कि आपको जो भी टाइम है ना, जो भी टाइम का जो सीमा है, वो किसी तरह का कोई टाइम सीमा के बारे में इरविन ने बताया ही नहीं कि ये जो डोमिनेंट स्टेट जो है या जो गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब से किया जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं बताया। खाली 1929 में बोला कि आइए डोमिनेंट स्टेट करेंगे, ऐसा किसने बोला? इरविन ने बोला। लेकिन ये कुछ नहीं बोला कि कहां पे होगा। इस तरह की जो घटनाएं इरविन ने बोला ही नहीं। ये तो पहली बात थी। और दूसरी बात क्या था कि जैसे ही इरविन ने कुछ नहीं बोला तो लोगों को और गुस्सा आ गया, भारतीयों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। और जैसे ही गुस्सा आ जाता है तो ही बोलता है कि भारत में जब गुस्सा आता है, जिस समय गांधी जी का युग था, तो गुस्से में वो लोग क्या करते थे और एक क्रांति कर देते थे। तो जब डोमिनेंट स्टेट के लिए बोला गया, लेकिन किसी तरह का कोई सीमा निर्धारण नहीं किया गया, तो वहां के जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो ज्यादा और उग्र हो गए। और उग्र होने के बाद एक उग्र आंदोलन के लिए छिड़ गए कि आप क्या करेंगे, छोड़ो, आप इन लोग से बात करके कोई फायदा नहीं है, एक उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। तो ये उग्र आंदोलन कैसे होगा? तो इसके लिए 1929 में, मैं कब का बात कर रहा हूं, इसके लिए मैं किसका बात करूंगा कि इसके लिए 1929 में, मैं कब का बात कर रहा हूं, 1929 में अगर मैं पूरा डेट बात करूं तो दिसंबर 1929 में। कब का बात करूंगा? दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में उग्र आंदोलन करने के लिए सोच रहे थे। और यह उग्र आंदोलन करने के लिए आपको पता होगा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, या मैं बात करूंगा सुभाष चंद्र बोस, है ना, ऐसे जो नेता थे, ये लोग चाह रहे थे कि आंदोलन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? उग्र होना चाहिए। इस तरह के जो है ये लोग चाह रहे थे। तो 1929 में, दिसंबर 1929 में इन्होंने क्या किया? एक पार्टी की स्थापना, मैं बोलूंगा कि एक मांग जो है करने का सोचा। और ये जो मांग था, और ये मांग कुछ नहीं था, ये मांग था पूर्ण स्वराज का। क्या मांग था? पूर्ण स्वराज का मांग था। तो पूर्ण स्वराज का जो है मांग रख दिया गया। क्या पूर्ण स्वराज का जो मांग है वो रख दिया गया? तो क्वेश्चन आता है कि बताइए पूर्ण स्वराज का मांग कितना में रखा गया? तो दिसंबर 1920 में। कब का बात है? दिसंबर 1920 में पूर्ण स्वराज का मांग जो है रखा गया। तो बात करें पूर्ण स्वराज के बारे में, अगर बात करें तो ये जो अधिवेशन था, सुनिएगा, इस मांग का जो अधिवेशन था, ये लाहौर अधिवेशन था। कैसा था? ये लाहौर अधिवेशन था। कैसा था? ये लाहौर अधिवेशन था। और इस अधिवेशन का, सुनिएगा, इस अधिवेशन का जो नेतृत्व करता था और कोई नहीं था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? पंडित जवाहरलाल जो था वो नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। इस अधिवेशन के नेतृत्व करता कौन थे? नेहरू जी। तो क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया? तो दिसंबर 1929 में। कब? दिसंबर 1929 में। और इसका अधिवेशन कहां पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन को किसने चलाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और मैं आपको चीज बता दूं, अगर आप क्लास 12 जब जाओगे तब पढ़ोगे कि ये लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज का मांग किया गया तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोगों ने बोला कि गांधी जी आप आइए और ये जो हमारा जो चल रहा है अधिवेशन, जो लाहौर अधिवेशन चलेगा, इसका आप नेतृत्व करें। तो गांधी जी बोला कि नहीं। गांधी जी उस समय नहीं गए, किसी कारणवश से गांधी जी उस अधिवेशन में नहीं गए। लेकिन उस अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और पूर्ण स्वराज का मांग रख दिया। तो पूर्ण स्वराज का जब मांग रखा गया तो इन्होंने क्या बोला कि भाई पूर्ण स्वराज का तो मांग हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस मांग को पूरे भारतवर्ष में फैलाएंगे। और इसके लिए क्या किया जाए, ऐसा इन्होंने प्रस्ताव के बारे में सोचा। तो इनके माइंड में एक आया कि अगर पूर्ण स्वराज का मांग कर लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या करेंगे? हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता जो है दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम करेंगे। तो अब बोला कि स्वतंत्रता दिवस मनाओगे तो कब मनाओगे? तो वह डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी। मैं कब का बात कर रहा हूं? 26 जनवरी 1930 की घटना है जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और वो किसके उपलक्ष्य में? पूर्ण स्वराज के उपलक्ष्य में। और पहली बार भारत में झंडा जो है फहराया गया था। और इसी समय जो पिंगली वेंकैया नायडू है, आपको पता होगा कि तिरंगे झंडे को जिसने डिजाइन किया था उनका नाम था पिंगली वेंकैया नायडू। क्या था? पिंगली वेंकैया। क्या नाम था? वेंकैया
नायडू ने क्या किया था, नायडू ने क्या किया था, जो भी तिरंगा झंडा है उसको डिजाइन करने का काम किया था। तो ये इसी समय का घटना है। उस समय जब गांधी जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिख के संबोधित किया कि हम लोग इस तरह का एक प्रस्ताव रखे हैं कि हम लोग पूर्ण स्वराज का मांग करेंगे और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, झंडा फहराने के बारे में सोचते हैं, स्वतंत्रता का झंडा फहराने के बारे में सोचते हैं। तो गांधी जी ने स्वीकृति दी, बोला कि किस तरह से आप लोग करोगे, जैसे हम लोग स्वागत ताली देते हैं, गाना गाते हैं, ठीक है, इस तरह की जो सारी चीजें गांधी जी ने बताने का काम किया। तो क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया था? दिसंबर 1929 में, ठीक है। इस अधिवेशन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अधिवेशन कहां में हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और पूछा जाएगा कि पहली बार स्वतंत्रता का झंडा कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930। कब? 26 जनवरी 1930। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर झंडा, स्वतंत्रता का झंडा तो 15 अगस्त को फहराते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 26 जनवरी क्यों लिखे? क्योंकि यह पूर्ण स्वराज का झंडा था। क्या था? पूर्ण स्वराज का, माने भारत जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले एक स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था, जो कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। तो ये तो रहा पूर्ण स्वराज की मांग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो जब इस तरह की चीजें भारत में घटना घट रही थी, सविनय अवज्ञा हमने बोल सकते हैं घटना घट रही थी और असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। इनको लग रहा था कि हमें और एक बड़ा सा आंदोलन करना होगा, जिस आंदोलन के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैं बोलूंगा कि प्रभावशाली या बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे। और सारी जो चीजें हैं वो घटती जा रही थी, भारत आजाद होने के कगार पे था, बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे इस आंदोलन में। उसके बाद आगे हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज की वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर क्या बात है, इतना मिटाते हो, है ना। तो यार थोड़ा हेल्प कर दो, कुछ सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वा दो, मैं बोलूंगा वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि अगली बार जब ऐसा मौका आए तो आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड पे ही क्लास जो है ले लिया जाए। ऐसा मैं सोच रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि मैं तो मेहनत कर रहा हूं। शायद मेरी मेहनत जो है वो आप लोगों को दिख नहीं रही है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ऐसा मुझे पता है कि सारे बच्चे बहुत हुनर हैं, और मैं आशा करता हूं भगवान से कि यार कि कम से कम जितने भी मेरे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं या जितने बच्चे नहीं भी जुड़े हुए हैं, सभी के सभी बच्चे क्या हो, रोशन हो, चिराग बने, और मैं बोलूंगा कि आने वाले टाइम में अब्दुल कलाम बने, ठीक है। तो ऐसी मेरी भावना है और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, तो बहुत अच्छा जो है लगने वाला है। तो बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी हम लोगों ने बात किया कि 26 जनवरी 1930 का बात है, जब पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, पहली बार जो झंडा भारत में फहराया गया, स्वतंत्रता का झंडा पहली बार फहराया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि पहली स्वतंत्रता का झंडा कब फहराया गया? तो क्या बोलोगे? 26 जनवरी 1930। आप समझिएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब इसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, किसका बात करूंगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बात करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की और हम लोग इस पे बात करेंगे की और, यानी कि अब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए देख रहे हैं। तो जब आपको पता होगा डोमिनियन स्टेट गोलमेज सम्मेलन लागू किया गया, मैंने के बारे में सोचा गया, लेकिन किसी तरह का कोई टाइम निर्धारण नहीं दिया गया, तो गांधी जी थोड़ा मैं बोलूंगा कि असंतुष्ट हो गए। और इनका बोलना था कि जो डोमिनियन स्टेट का जो नियम लागू किया गया वो क्या हो, थोड़ा जल्दी हो, और जो भी आंदोलन हो उसका जल्दी रिजल्ट निकले। और गांधी जी को कहीं ना कहीं मन में लग रहा था कि जिस तरह से आंदोलन फैल रहा है ये बहुत छोटा आंदोलन है, इसमें और ज्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और भारत में 3 तरह के लोग होते हैं, भारत में कितने 3 तरह के लोग होते हैं, कितने तरह का मैं बात करूंगा तो 3 तरह के लोग हैं, और ये 3 तरह के लोग 3 वर्ग में बटे हुए हैं। एक तो वर्ग है जिसको हम लोग बोलेंगे उद्योगपति वर्ग, है ना, उद्योगपति वर्ग। एक जो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना कि ऐसे लोग जो उद्योगपति वाले होते हैं, या आप ऐसा सोच लो, है ना, कि एक तो आपको पता होगा जैसे स्टेट में बता था, वो 2 तरह के मैं बोल सकता हूं। एक तो होंगे उद्योगपति वर्ग, यानी कि उद्यमी वर्ग होता है। एक तो होता है शिक्षित वर्ग, जिसमें केवल शिक्षित लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह हो गया। और एक जो वर्ग होता है वो आपका होता है मजदूर वर्ग। एक होता है मजदूर वर्ग, इसमें गरीब और वगैरह जो भी कुछ है सारे के सारे होते हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिसमें ये जो तीनों के तीनों वर्ग है, उद्यमी वर्ग, शिक्षित वर्ग यानी शिक्षित वर्ग और जो है मजदूर वर्ग, तीनों का तीनों लोग जो है वो आए। तो गांधी जी ने इसके लिए क्या किया कि उस समय मैंने बोला इरविन उस समय वायसराय बन चुके थे हमारे, तो इरविन को एक खत लिखा। किसको?
इरविन को, है ना, इरविन को खत लिखा और इनके नाम क्या है, लॉर्ड लगाया जाता है, यानी कि भगवान। इनको लगता था कि मैं भगवान का बेटा हूं यार, गांधी जी हैं, ठीक है, आप लोग के दादू हैं, ठीक है। तो इरविन को क्या क्या खत लिखा गया और गांधी जी ने इस खत पे, सुनिएगा, गांधी जी ने इस खत पे कुल मिला के 11 मांग रखा था। कितना मांग रखा था? 11 मांग रखा था। और ये जो खत था, ये जो खत मैंने लेटर रखा था, मैं खतें लिखूंगा, क्या क्या खत लिखा गया। तो गांधी जी ने इरविन को एक खत लिखा जिस खत में 11 मांग था। 11 मांग समझते हो ना, कि जैसे अगर आप लोग मांग करते हो कि सर बहुत बड़े वीडियो होते हैं, ये पहला मांग, सर क्लास थोड़ा जल्दी लिया करेंगे, दूसरा मांग, सर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तीसरा, इस तरह के 11 जो है डिमांड गांधी जी के द्वारा किया गया। लेकिन जो खत गांधी जी ने लिखा वो एक तरह का चेतावनी का पत्र था। क्या था? चेतावनी का पत्र था कि अगर मेरा काम इरविन नहीं करेगा, मैंने जो 11 मांग रखा है इरविन के पास, जो उस समय का वायसराय था, अगर तुम मेरे बातों को नहीं मानता है तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा विरोध करना शुरू करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने असहयोग का विरोध किया था, हम लोगों ने असहयोग का विरोध किया था। अब हम लोग जो विरोध करेंगे वह सविनय अवज्ञा विरोध करेंगे। कैसा करेंगे? सविनय अवज्ञा विरोध करेंगे। इस तरह का गांधी जी ने चेतावनी भरते हुए इरविन को एक खत लिखा कि अरे वो इरविन, तुम अगर मेरे 11 मांगों को नहीं मानते हो तो हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ देंगे। ऐसा किसने बोला? गांधी जी ने बोला। और गांधी जी ने इसके लिए एक समय सीमा भी तय किया। क्या क्या? एक समय सीमा भी तय किया। किसने क्या बोला कि अगर तुम 11 मार्च, सुनिएगा, कि 11 मार्च 1930 तक, है ना, 11 मार्च 1930 तक अगर मेरे बातों को नहीं मानते हो तो इसके अगले दिन ही हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन करना शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो सुनिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे इन 11 मांगों का, तो इन 11 मांगों में उद्यमी वर्ग का, शिक्षित वर्ग का और मजदूर वर्ग का, तीनों का तीनों जो है मांग रखा गया। और इसमें एक सबसे बड़ा जो मांग था वो मांग क्या था? नमक। क्या था? नमक कानून पर। नमक कानून पर, नमक कानून को क्या करना? खत्म करना। इस तरह का जो एक मांग था वो अलग से जो है रखा गया। यानी कि कुल मिला के 11 मांग था और 11 मांगों में से एक ऐसा मांग था जो क्या था? नमक कानून को तोड़ना। तो आप मेरे को बताओ, ऐसे उद्यमी वर्ग के लोग जो लोग नमक बनाते हैं और नमक बनाने के लिए उनको कर देना पड़ता है, उनको टैक्स देना पड़ता है, किनको? ब्रिटेन के सरकार को, ब्रिटेन की सरकार को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। आप मेरे को बताओ, भारत का समुद्र या भाई भारत का सटा हुआ जमीन, आपको पता है ना कि समुद्री मील जो हमारा है, जो भी भारत है, इससे हम लोग लगभग अगर 32 पॉइंट कुछ किलोमीटर तक जाते हैं तो वो हम लोग का एरिया होता है। और उस एरिया में अगर कुछ भी काम होगा तो हमारा होता है। लेकिन नमक बनाओ तो उस समय भी टैक्स लगता था। किसको लगता था? ब्रिटेन को लगता था। इस तरह की व्यवस्था की गई थी। तो उन्होंने क्या बोला कि साथ में क्या करना, आपको नमक कानून को तोड़ना का ऐसा चेतावनी दिया। तो इरविन तो भाई एक तरह से हठीला आदमी था, वो बात को माना नहीं और वो बात को मानने से इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कोई बात नहीं मानूंगा। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, मेरा बात नहीं माना। अब देख लिया, टाइम देख लिया, 11 मार्च बीत गया। क्या बीत गया? 11 मार्च बीत गया। तो गांधी जी ने क्या किया, इसके अगले ही दिन यानी कि 12 मार्च, में कब का बात करूंगा, 12 मार्च को नमक कानून तोड़ने के लिए, कौन सा? नमक कानून तोड़ने के लिए। क्या? नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या किया, एक आंदोलन या एक यात्रा शुरू कर दिया। क्या किया? एक यात्रा शुरू कर दिया, जिस यात्रा को हम लोग दांडी मार्च क्या बोलते हैं? दांडी मार्च, या हम लोग क्या बोलते हैं, या नमक सत्याग्रह क्या बोलते हैं? नमक सत्याग्रह, ठीक है, चला दिया। या नमक कानून के विरोध एक आंदोलन जो है शुरू कर दिया। तो इस नमक सत्याग्रह के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, आप लोग लिख लो, ठीक है। बात करते हैं नमक सत्याग्रह पे, हम लोग बात करते हैं। ये सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला हम लोगों ने देखा था 1917 और 1918, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। पहला वीडियो आप लोगों को कितना अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट करके बताया। तो अब दूसरा जो है भोकाल सीरीज आ रहा है। अब देखेंगे अगर टाइम मिलेगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर साइंस का क्लासेस लीजिए, तो टाइम अगर मिलेगा तो देखा जाएगा, मैं आप लोगों के लिए साइंस का जो क्लासेस है मैं वो भी ले लूंगा। मेरे ख्वाबों में जो आई हो चलिए देखते हैं अब हम लोग। तो बात करेंगे सत्याग्रह पे।
हम लोग किस पे बात करेंगे? सत्याग्रह पे। तो ये जो सत्याग्रह था वो कैसा था? नमक सत्याग्रह। कैसा था? नमक सत्याग्रह। या हम लोग बात करेंगे डांडी क्या करेंगे? मार्च। क्या करेंगे? डांडी मार्च। या बात करेंगे नमक कानून का विरोध। क्या करेंगे? नमक, है ना, नमक कानून का विरोध। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जो बनता है, तो क्वेश्चन आता है कि नमक कानून या डांडी मार्च क्या होता है। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने क्या बोला कि 11 मार्च, कब का बात है? 11 मार्च 1930 तक इरविन को टाइम दे दिया गया कि आप हमारे 11 मांगों को स्वीकार कर ले, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो 11 मार्च को जब इरविन नहीं माना तो 12 मार्च, कब का मैं बात कर रहा हूं? 12 मार्च 1930 को ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन को क्या किया गया? शुरू किया गया। क्या किया गया? शुरू किया गया। तो अब एक बात समझिएगा, शुरू किया गया। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डांडी मार्च कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सुनिएगा कि कब 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। तो गांधी जी का एक आश्रम था और वो आश्रम क्या था? साबरमती का आश्रम। कौन था? साबरमती का आश्रम। ठीक है, तो साबरमती के आश्रम से क्या किया इन्होंने? जो आंदोलन है उसको शुरू किया। कहां से? साबरमती आश्रम के आंदोलन से शुरू किया। और ये जो आंदोलन जहां से शुरू हुआ वहां से लगभग बात किया जाए तो 240 किलोमीटर, कब का मैं बात कर रहा हूं? 240 किलोमीटर दूर एक जगह था और वो जगह क्या था? दांडी नामक जगह। क्या था? दांडी। मैंने दाढ़ी लिख दिया है। ठीक है, कौन सा? दांडी। कौन सा था? दांडी नामक जगह था। यानी कि दांडी जैसे हम लोग का नहीं, हम लोग का जैसे होता है धनबाद, या हम लोग बात करते हैं पटना, बिहार, झारखंड, इस तरह की जगह था जिसका क्या नाम था? दांडी नामक जगह था। और दांडी नामक जगह तक क्या क्या ये आंदोलन चला। तो ये जो आंदोलन था ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और कहां तक चला? दांडी नामक स्थान तक चला। और इस जगह में पहुंचने के बाद, यहां पहुंचने के बाद अगर मैं बात करूं, यहां पहुंचने के बाद 6 अप्रैल, मैं कब का बात कर रहा हूं? 6 अप्रैल 1930। कब का बात है? 6 अप्रैल 1930 को क्या किया? नमक कानून तोड़ा गया और नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। तो अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मैं उस पर बात करता हूं कि भाई दांडी यात्रा कब शुरू किया गया? तो 12 मार्च 1930। अब 11 मार्च को क्या हुआ? तो इरविन ने गांधी जी के खत को क्या किया? लौटा दिया। तो ये आंदोलन शुरू हुआ। शुरू कहां से हुआ? साबरमती आश्रम से। कितना किलोमीटर दूर? तो 24 किलोमीटर, 240 किलोमीटर दूर पे दांडी नामक स्थान पे 6 अप्रैल 1930 में तोड़ा गया। लेकिन इसके बीच याद रखिएगा कि गांधी जी ने जब यह आंदोलन शुरू किया तो अपने साथ कुल मिला के 78, कितना मैं बात करूंगा? 78 सहयोगियों को, या मैं बात करूंगा कि 78 वॉलंटियरों को लिया, अपने विश्वासजनक वॉलंटियरों को लिया, ऐसे वॉलंटियर को लिया जो झगड़ा नहीं करेंगे, इस तरह के वॉलंटियरों को लिया और साबरमती आश्रम से इतना किलोमीटर चल दिया। तो ये जो रोजाना अपने सहयोगियों के साथ चलते थे, लगभग 10 मील, कितना मैं बात करूंगा? 10 मील चलने का काम करते थे। और कुल मिला के देखा जाए तो कितना? ये 240 जो किलोमीटर है वो 24 दिनों में पूरा किया। कितना? 24 दिनों में पूरा करने का काम किया। तो क्वेश्चन आता है कि आप ये बताएं नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कुल कितने सहयोगियों को अपने साथ लेकर गए थे? तो आप क्या बोलोगे? 78 सहयोगियों को अपने साथ लेकर गए थे। कितना दिन प्रतिदिन चलते थे? कितना मीटर? तो क्या बोलोगे? 10 मील प्रतिदिन चलते थे। और कितने दिनों तक चले थे? तो 24 दिनों तक चलने का काम किया था। दांडी नामक स्थान पे पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही आंदोलन को क्या करते हैं, जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून तोड़ते हैं, तो इसी के साथ जो हमारी सविनय अवज्ञा आंदोलन है, कौन सी मैं बात करूंगा? जो भी हमारी सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? ये जो था कितना था? 1931। ये क्या था? 30। क्या था? 30। तो 12 मार्च ठीक है। तो 6 अप्रैल 1930 को क्या करते हैं? नमक कानून को तोड़ते हैं। कुल मिलाकर 24 दिनों तक क्या करते हैं? अपना यात्रा किया करते हैं। तो पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, मैं पानी पीने के लिए गया और मैं पानी पीना ही भूल गया, बताइए। तो पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आप क्या बोलोगे? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू होता है। तो
तो अब अगर कभी क्वेश्चन आएगा, अब अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 किस घटना के बाद, तो नमक कानून को जैसे ही खत्म किया गया उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। पूछा जाएगा कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से कहां तक, डांडी नामक स्थान तक ये पूरा का पूरा घटना चला था और इसमें 240 किलोमीटर का दूरी जो है तय किया हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज बता दिया। एक क्वेश्चन जो है वो हर सारे बच्चे हमसे पूछा करते हैं कि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये जो असहयोग आंदोलन है दोनों में किस तरह का अंतर है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछने को आता है और आप लोग को भी जानना चाहिए कि आखिर ये दोनों आंदोलन में, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है या हम लोग वो बोलेंगे जो भी हमारा असहयोग आंदोलन है, दोनों में किस तरह का जो है अंतर था, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो समझिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का, किसका बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर हम लोग बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात करेंगे, और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे किसका, असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का अगर हम लोग बात करेंगे, तो दोनों में बस कुछ ही पॉइंटों का या थोड़ा सा ही क्या है अंतर है। तो देखिए, जो भी असहयोग आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन होने का कारण पहले आप लोग को पता होगा। वो कारण क्या था समझिएगा। तो गांधी जी का मानना था कि आज अगर ब्रिटिश कंपनी हमारे पास या हमारे पर शासन कर रही है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ क्या है कि हम लोग इसका सहयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सहयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सहयोग जो है वो नहीं करेंगे, ऐसा इनका मानना था। किसका करेंगे, किसका मानना था, तो ये असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं का मानना था। और ये जब भी असहयोग आंदोलन होगा, ये तो पहली बात है, लेकिन दूसरा बात क्या है कि हम लोग कानून का, समझेगा मैं क्या बोलूंगा, कानून का किसी तरह का विरोध जो है नहीं किया जाएगा, इस तरह की बात थी। यानी कि हम लोग असहयोग तो नहीं करेंगे लेकिन कानून का विरोध किसी तरह से हम लोग नहीं करेंगे। जैसे एक उदाहरण आप लोग को मैं देता हूं कि अभी बहुत तरह का चीजें जो चल रही थी अभी मार्केट में कि चाइना का सामान का यूज ना करें। तो एक चीज मेरे को बता, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि सर अगर चाइनीज सामान मंगाया ही नहीं जाए हमारे भारत में तो फिर क्या हम इसको खरीदेंगे क्यों। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि मान लिया जाए कि आपके घर के बगल में कोई दुकान है और अगर वो चाइनीज सामान बेचेगा ही नहीं तो क्या आप चाइनीज सामान खरीद पाओगे, आप बोलोगे नहीं। लेकिन एक नियम पारित है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, कि जो भी विश्व व्यापार संगठन, सुनिएगा WTO है ना, क्वेश्चन आता है कि WTO से क्या समझते हैं, तो वर्ल्ड क्या है WTO में 2 लिख दिया, क्या है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। क्या है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या बोलता है कि जो भी हमारे संगठन, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, उन सारे देशों के लोग क्या करते हैं, आपस में ट्रेडिंग जो है कर सकते हैं, यानी कि अपना सामान उस देश में बेच सकता है, उसका सामान मैं अपने देश में बेच सकता हूं। इस तरह की चीजें थी, जो तब तो ट्रेड नहीं था लेकिन इस तरह की चीजें चल रही थी। तो गांधी जी का बोलना था कि हम लोग क्या करेंगे, उनके सामानों को, उनके सारे चीजों को छोड़ देंगे, उनके सारे सेवाओं को छोड़ देंगे, लेकिन कानून का विरोध नहीं करेंगे। इस तरह की जो चीजें हैं सविनय असहयोग आंदोलन में देखा गया। और इसी का एक हम लोगों ने उदाहरण देखा था, इसी का हम लोग एक ने उदाहरण देखा था, और उदाहरण क्या था, बहिष्कार आंदोलन का। किसका था, बहिष्कार आंदोलन का हम लोगों ने क्या देखा था, बहिष्कार आंदोलन का हम लोगों ने एक रूप देखा था, जिसके तहत जितने भी सरकारी स्कूलों के टीचर, वकील, स्टूडेंट है ना, पदवी है ना, जो भी कुछ था वो सारा का सारा त्याग किया गया था। तो बहिष्कार आंदोलन हम लोगों ने उदाहरण देखा था। लेकिन असहयोग तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, सरकार का विरोध जो है नहीं करेंगे, कानून का जो है विरोध नहीं करेंगे। सरकार का विरोध करेंगे लेकिन कानून का विरोध नहीं करेंगे। इस तरह का ये जो बात था, इस तरह का बात किस पे था, असहयोग आंदोलन पे। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो ये भी एक प्रकार का असहयोग ही था। एक प्रकार का क्या था, असहयोग ही था। लेकिन इस पे एक चीज था कि जो भी कानून है, क्या था, कानून है, कानून का क्या किया जाएगा, विरोध होगा। क्या होगा, कानून का क्या होगा, विरोध होगा। अब इसका एक उदाहरण हम लोग बात करेंगे तो आपको जीता जाता उदाहरण दिख रहा है, नमक कानून। क्या, नमक कानून क्या है, नमक कानून। सुनिएगा क्या बात करूंगा, नमक कानून। आप मेरे को बात सुनाओ
कि हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी बहिष्कार आंदोलन भारत में छिड़ा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी विदेशी उत्पाद यानी कि जो भी ब्रिटेन को उत्पादित सामान था उनका हम लोगों ने प्रयोग करना बंद कर दिया, और साथ में जो भी खादी कपड़ा था वो हम लोग क्या करने लगे, पहनना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ कारणवश जब खादी कपड़ा नहीं मिलने लगा तभी न जाके फिर से जो असहयोग आंदोलन था वो 1924 जाते जाते वो क्या पड़ गया था, धीमा पड़ गया था, ऐसे हम लोगों ने देखा था। तो वो टॉपिक मैंने नहीं लिया था, मैंने वो टॉपिक कब लिया था, जब हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये तो था कि असहयोग आंदोलन क्या था, एक सहयोग ही नहीं करेंगे लेकिन कानून का विरोध नहीं करेंगे भाई। उदाहरण क्या था, बहिष्कार आंदोलन, जैसे हम लोगों ने खादी कपड़ा का इसमें बिक्री देख लिया था। अब देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन एक प्रकार का असहयोग है, लेकिन इसमें सरकार के कानून का विरोध होता है। जिस तरह से कानून लगाया था कि नमक का उत्पादन करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो अब क्या किया कि अगर आप अपने घर के लिए भी उत्पादन कर रहे हो तब भी आपको कर देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, नमक कानून को तोड़ा, जो भी कानून था उस कानून को तोड़ा। और आपको पता है डेट याद होगा, 6 अप्रैल, मैं कब का बात करूंगा, 6 अप्रैल 1930 को, कब, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया मेरे रसगुल्लो। तो किसी तरह से देख सकते हो, आपको समझ सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और असहयोग आंदोलन क्या है, आपको समझ में आ गया। जो भी कंफ्यूजन था, आई होप डाउट जो है क्लियर हो गया। क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस तरह से भिन्न है, ये आपको बताना है। तो भिन्नता तो आपको पता चला गया, लेकिन अब कभी क्वेश्चन आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस तरह से क्या है, एक तरह का एक ही जैसा आंदोलन है या किस तरह से दोनों निकटतम संबंध रखता है, तो क्या बोलोगे, दोनों में ही सरकार का असहयोग किया गया था। चाहे वो सरकारी मैं बोलूंगा चाहे वो उनके वस्तुओं का विरोध करके, उनके वस्तुओं का उपयोग ना करके या सरकार के कानून को ना मानकर, दोनों ही क्या था, असहयोग आंदोलन था। डाउट क्लियर हुआ? डाउट क्लियर नहीं हुआ वो मुझे पता है, मैं फिर से बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे जो भी उनके वस्तु है उनका उपयोग नहीं किया, उनका हम लोगों ने क्या किया, असहयोग किया। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उनका जो भी कानून है उनको हम लोगों ने नहीं माना, यानी कि उनका हम लोगों ने क्या किया, असहयोग किया। तो ये पूरे की पूरी घटना थी सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अंतर जो हम लोगों ने ले लिया। तो आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो क्या करना है, लाइक करना है और वीडियो को आपके उन दोस्तों तक पहुंचा देना है जिनको हिस्ट्री समझ में नहीं आता है। तो अगला जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर देखेंगे, खत्म कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा थोड़ा बन जाता है, लेंदी बन जाता है, लिखना पड़ता है इसीलिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना है। और ज्यादा ज्यादा मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। और शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, याद रखना मेरे रसगुल्लो, वो कभी इतिहास में परिचित नहीं हुआ। तो इतिहास में अगर चर्चित होना है तो क्या करना पड़ेगा, इतिहास लीला करना पड़ेगा। बहरहाल आपको आपके एग्जाम के बारे में पता होगा कि किस तरह की जो व्यवस्था चल रही है। देखा जाए कुछ महान पुरुषों ने आंदोलन के बारे में सोचा है, अब देखते वो आंदोलन होता है कि नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते मैं बोलूंगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।